हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। आप सबको आई थिंक मुझे पता है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, कि अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की जितने भी चैप्टर्स की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट से जेई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम 2022 की बात करें या जेई मेंस 2021 की बात करें तो एवरेज 2 क्वेश्चन पर पेपर मोल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अब इस चैप्टर की आपको भी पता, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है मोल कॉन्सेप्ट में से, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक कह दो या सब टॉपिक कह दो, उनसे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो तो देखो मैथमेटिकल होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मोल कॉन्सेप्ट के वो डिस्कस करेंगे, ताकि जेई मेंस के पेपर में डेफिनेटली कह सकते हैं यहाँ जो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे वो तो हम डेफिनेटली करेंगे, 100% करेंगे। तो अब चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि किन कॉन्सेप्ट से रेगुलरली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कुछ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज़ आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। एनसीईआरटी में आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वालिटेटिव भी दे रखा है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी दे रखा है। ये 11th केमिस्ट्री में है, तो वहाँ से आप ये थ्योरी भी पढ़ सकते हो। थ्योरी सेम है, जो यहाँ है वही एनसीईआरटी में है। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन पर रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें तीन मेथड्स हैं, जैसे केरियस मेथड हो गया, डुमास मेथड हो गया या जेल्डाल मेथड हो गया। इन पर रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं उनकी मैं बात करूंगा। दो न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको थ्योरी नहीं भी पता ना तो भी आप न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको ये थ्योरी पता है तो उनको सॉल्व करने में और आसानी होगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। बट थ्योरी एज सच बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ चुके हैं जेई मेंस में जहाँ पर कुछ थियोटिकल क्वेश्चंस थे कि बताओ कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, तो हमें ये थ्योरी भी याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के एस्टिमेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या किया जाता है इसके अंदर, कोई भी कंपाउंड है जिसमें हमें पता करना है कि हेलोजन कितनी है, तो उस कंपाउंड को हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीटअप करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ उसको हीटअप किया जाता है और उसके साथ में कुछ AgNO3 भी हम मिक्स कर देते हैं। जब इसे हीटअप किया जाता है तो जो वो हेलोजन है, वो चाहे क्लोरीन हो सकती है, चाहे वो कह सकते हो ब्रोमीन हो सकती है, वो AgX की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो CO2 और H2O की फॉर्म में इवोपोरेट हो जाते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है AgX, इसको फिल्टर करो, इसको सुखा के इसका आप वेट मेजर कर लेते हो। अब अगर मुझे इसका मास पता है तो कह सकता हूँ कि इसके अंदर जितनी भी हेलोजन है, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, वो सब कहाँ से आई होगी, इसी कंपाउंड से आई होगी। तो इस कंपाउंड में हम इस हेलोजन का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इजीली मोल कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है। तो जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा आपको क्या क्या गिवन होगा, एक तो ये गिवन होगा कि ये हेलोजन कौन सी है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, ये गिवन होगा। दूसरा, आपको इस सिल्वर हेलाइड का यानी जो प्रेसिपिटेट बना है इसका आपको मास गिवन होगा क्वेश्चन में, और कंपाउंड कितने ग्राम हमने यूज़ किया उसका मास भी गिवन होगा। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इस कंपाउंड में हम हेलोजन का परसेंटेज बता सकते हैं, राइट। देन आते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर पर। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर पर कि सल्फर को हम कैसे एस्टिमेट करें। तो अगेन केरियस ट्यूब भी यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस केरियस मेथड में एज सच कुछ स्पेशल नहीं है। जो ट्यूब यूज़ होती है ना उसे केरियस ट्यूब कहा जाता है, इसीलिए इस मेथड को भी हमने क्या कह दिया, केरियस मेथड कह दिया। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर की। तो यहाँ पर भी या तो हम HNO3 यूज़ करते हैं। फ्यूमिंग HNO3 बेसिकली यूँ कह सकते हो कि इसमें कुछ डिजोल्व NO2 होती है, इसीलिए इसका नाम फ्यूमिंग HNO3 होता है। और इसकी कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी ज़्यादा ही होती है, यूँ मान के चलो। तो ठीक है, ये HNO3 क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दे, जो सल्फर है उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए या तो आप HNO3 यूज़ करो या फिर आप सोडियम परऑक्साइड यूज़ करो। दोनों का पर्पज़ वही है कि वो सल्फर को सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड
टू H2SO4 और लेकिन यहाँ पर साथ में हमने और क्या डाला हुआ है, BaCl2। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। अगेन सेम थिंग आप ये कह सकते हो कि इसका अगर हमें मास पता है तो हम इसमें सल्फर कितनी उसका मास निकाल सकते हैं। और ये जो सल्फर यहाँ पर आई है वो कहाँ से आई, इसी कंपाउंड से आई है, तो उस कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज निकाला जा सकता है, राइट। तो ये दोनों तरीके, यानी मैथमेटिकली देखोगे तो दोनों में अप्रोच वही होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट यानी कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसा मैंने कहा कंपाउंड का मास गिवन होगा। उसको जब हमने केरियस मेथड में हीटअप किया तो सिल्वर ब्रोमाइड कितना मिला, 0.12 ग्राम। यानी ये तो समझ में आ गया कि कौन सी हेलोजन है, ब्रोमीन है। अब हमें उस ब्रोमीन का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो सिल्वर ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप AgBr, इसके क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स। इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, तो 0.12 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का मोलिकुलर मास वो कितना हो जाएगा, 188। सिल्वर का होता है 108, ब्रोमीन का होता है 80, तो इसका हो गया 188। क्वेश्चन में आपको ये मोलिकुलर मासेस दे रखे होंगे, आपको याद नहीं करने हैं। तो ये किसके मोल्स आ गए हमारे पास, AgBr के। और कह सकता हूँ जितने मोल्स AgBr के होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे, ब्रोमीन के। तो ब्रोमीन के मोल्स भी उतने ही हैं, तो इंटू 80 कर दो, तो ये ब्रोमीन का मास है। और ये ब्रोमीन कहाँ से आ रही है, इसी कंपाउंड से। कितने में से, 0.15 ग्राम, तो 0.15 में से इतनी ब्रोमीन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से आप ब्रोमीन का परसेंटेज निकाल सकते हो। और मेरा मानना है कि रफली कितना आ रहा है, 34% के आसपास कुछ आ जाएगा, वो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये इसका आंसर है। जबकि यही अगर हम बेरियम सल्फेट वाला केस लेते हैं तो यहाँ पर भी अप्रोच वही रहेगी। सबसे पहले क्या करो, बेरियम सल्फेट के क्या निकालो, मोल्स निकालो। तो उसके लिए बेरियम सल्फेट का मोलिकुलर मास निकालना होगा। बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137। 137, ये केवल बेरियम का ध्यान रखना। सल्फेट का कितना होता है 96, तो टोटल कितना हो जाएगा 233। मोल्स निकालें तो बेरियम सल्फेट के कितने मोल्स हो गए, 2.33 डिवाइडेड बाई 233। ये किसके मोल्स हो गए, बेरियम सल्फेट के। और कह सकता हूँ इतने ही मोल्स किसके होंगे, सल्फर के होंगे। तो मास कितना हो गया सल्फर का, इंटू 32। ये सल्फर का मास है जो कि हमें किससे मिल रहा है, 3.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करो इसको, ये हो गया 10, यहाँ हो गया 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना आ गया, 10%। हाँ, एग्जाम में इतने अच्छे डाटा नहीं होंगे, ये डेटा मैंने एडजस्ट किए हैं। एग्जाम में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, खैर वो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। यानी दोनों में अप्रोच वही है, कोई चेंज नहीं है। सीधा सीधा सा आप कह सकते हो, एक तरह से यूँ कह दो कि जो भी सल्फर यहाँ आई है, यहाँ पर है, वो सभी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगी। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो कि सल्फर को कंजर्व कर रहे हो। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो सल्फर कंजर्व्ड है, या इनफैक्ट कोई इसे POAC भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन हो रहा है, सल्फर का। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि बेरियम क्लोराइड डाला है या HNO3 डाला है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि केरियस मेथड में क्या क्या किया गया। बस ये समझ में आ रहा है कि यार इस कंपाउंड में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी सल्फर है वो यहाँ कन्वर्ट हो गई। हमें बस सल्फर को इक्वेट करना है, मतलब जितने ग्राम सल्फर यहाँ है उतने ही ग्राम सल्फर यहाँ पर भी होगी। और इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस का एस्टिमेशन, राइट। तो फॉस्फोरस का एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अगेन जो भी कंपाउंड है उसको हम HNO3 के साथ हीटअप करते हैं। वही हाईली ऑक्सीडाइजिंग, यानी ये ऑक्सीडाइज करेगा, या तो HNO3 कह दो या सोडियम पेरोक्साइड कह दो, जिससे जो फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H3PO4 में।
फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर बन गया और अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। जो फॉस्फोरिक एसिड बना है, उसको हम क्या करते हैं उसमें अमोनिया या अमोनिया और अमोनिया के साथ अमोनियम मोलिब्लेट मिक्स कर देते हैं। ये नहीं, अमोनियम मोलिब्लेट मिक्स कर देते हैं जिससे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेट का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जैसे पहले क्या हो रहा था, सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा था, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन रहा था, यहाँ पर इस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट बन गया। इसको फ़िल्टर करो, इसको ड्राई करो, इसका मास पता कर लो और इससे फ़ॉस्फ़ोरस का मास पता चल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि जो फ़ॉस्फ़ोरिक एसिड यहाँ बना था, उसमें क्या करो, मैग्नीशियम मिक्सचर मिक्स कर दो। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है? MgCl2 और NH4Cl का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको मिक्स करके जो H3PO4 है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मैग्नीशियम अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट। देखो थोड़े ये नाम भी याद रखो, मैग्नीशियम अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट, जिसको हीट अप करने पर हमें क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम पाइरोफ़ॉस्फ़ेट Mg2P2O7। देखो, अगर क्वेश्चन में ये फ़ॉर्मूले लिखे हुए हैं, तब तो हमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है क्वेश्चन में नाम लिखा हो। अगर नाम लिखा हो तो आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए फ़ॉर्मूले भी याद करो, नाम भी याद करो। तो 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पर। फिर से बोल रहा हूँ, आपको इतना याद रखना है। एक ऑप्शन क्या है? जो फ़ॉस्फ़ोरिक एसिड बना था, उसमें क्या मिक्स कर दो? अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्लेट, इसको मिक्स कर दो, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेट, और उसको प्रेसिपिटेट आउट कर लो। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम मिक्सचर, जिससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट। ये 2 तरीके हैं, दोनों का मास गिवन हो सकता है। तो जैसे इस क्वेश्चन की वापस मैं बात करता हूँ, 0.222 ग्राम मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट दे रखा है, तो पहले इसका क्या निकाल लो? मोल्स डिवाइडेड बाय 222। ये क्या आ गए? मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट के मोल्स। इसमें फॉस्फोरस के कितने मोल्स है? 2 मोल्स। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31। इतने ग्राम फॉस्फोरस है, कितने में? कंपाउंड कितना है? 0.62 ग्राम, राइट? तो 0.62 ग्राम में इंटू क्या कर दो? 100। मुझे लगता है इसका आंसर भी वही 10% आ जाएगा। ये यहाँ पर आ गया 1000, ये यहाँ पर 100, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही 10% आ जाएगा। तो ये हुआ फॉस्फोरस को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्या मिक्स करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। चांसेस अच्छे खासे हैं, वो आपको याद होने चाहिए। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 मेथड्स है, डुमास मेथड और जेल्डाल मेथड। ये 2 मेथड है नाइट्रोजन के लिए। पहले बात करते हैं डुमास मेथड में। इनके एपरेटस के डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाए। तो क्या किया जाता है डुमास मेथड में? हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड होता है ना, उसको कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीटअप किया जाता है। बेसिकली ये भी कॉपर ऑक्साइड भी क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लूज करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। मतलब एक तरह से आप इसका कंबशन कर रहे हो, यही बात कह सकते हो। तो उससे क्या होता है, कार्बन जितनी भी है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन जितनी भी वो H2O में, और नाइट्रोजन एज ए N2। आपको भी पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती है, बहुत मुश्किल से रिएक्शन होती है बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो जो भी नाइट्रोजन है वो एज ए N2 यहाँ से इवोल्व होती है, और हमें इसी नाइट्रोजन से मतलब है, हमें CO2 H2O इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इवन यहाँ ऐसा होता है कि कुछ नाइट्रोजन बाय द वे गलती से किसी में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, तो क्या किया जाता है, इस गैसियस मिक्सचर को है ना, हीटेड कॉपर से और पास किया जाता है, कॉपर से। तो अगर कुछ ऑक्साइड बन भी गया तो वापस कॉपर जो है उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेता है, विच कन्वर्ट्स ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू N2। और ये जो N2 अब हमारे पास आती है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं KOH के ऊपर। एक KOH का सॉल्यूशन होता है, अगर कोई भी CO2 है तो वो KOH में डिसॉल्व हो जाती है और ऊपर केवल क्या रह जाती है? नाइट्रोजन। तो ये तो हो गई उसकी थ्योरी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं डुमास मेथड वाले में,
आपको क्या गिवन होगा, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है जिसको हमने CuO के साथ हीटअप किया है, उसको हीटअप करने पर कितनी नाइट्रोजन इवॉल्व हुई है और उसको किस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमने कलेक्ट किया है। तो टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है जिससे हम PV इक्वल्स टू nRT लगा के क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, राइट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड और साथ में क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो कि कितना है 15 mm। क्यों, क्योंकि अगर आप KOH के सॉल्यूशन के ऊपर उसको कलेक्ट कर रहे हो तो वहां पर गैसेस केवल नाइट्रोजन नहीं होगी, वाटर वेपर भी होगी। तो कह सकते हो जो टोटल प्रेशर लग रहा है उस 775 में से 15 तो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर हम बात करें तो 760 टॉर यानी 1 एटमॉस्फेयर। तो आपको नाइट्रोजन का क्या पता चल गया, प्रेशर। अब PV इक्वल्स टू nRT लगा दो तो ये 15 mm अपॉन 1000 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू R जिसकी वैल्यू 0.08 इंटू 300। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो ये n की वैल्यू कुछ लगभग ऐसी आ जाएगी 1/20 इंटू 1/24। ये नाइट्रोजन के क्या आ गए, मोल्स। नाइट्रोजन के मास के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, N2 है तो 28 डिवाइडेड बाय इतनी नाइट्रोजन कहाँ से आई है, 0.3 ग्राम कंपाउंड से, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। कैलकुलेशन करके देख लेना, नियरेस्ट जो भी आंसर हो वो आपको यहाँ पर मार्क करना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो भी आ रहा है आंसर, राइट। तो ये यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा। हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आए या हो सकता है नियर बाय आंसर आए, वो आपको देखना होगा। तो करना कुछ नहीं है, पहले PV इक्वल्स टू nRT लगानी है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है जो भी प्रेशर यहाँ पर दे रखा है उसमें से इस एक्वस टेंशन को माइनस करना है और फिर PV इक्वल्स टू nRT से नाइट्रोजन के मोल्स पता चल जाएंगे जिससे नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। तो ये कौन सा तरीका हुआ, डुमास मेथड। देन एक और मेथड पर आते हैं, नाइट्रोजन के दो मेथड थे, तो नेक्स्ट मेथड पर आते हैं जो कि कौन सा है, जेल्डाल मेथड। साहब नाम इसमें केस साइलेंट है, जेल्डाल मेथड। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यूं देखने में तो बड़ा डरावना लगता है, मैं आपको तो आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये डाला जा रहा है ये डाला जा रहा है, बट मेन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर अगेन क्या कर रहे हैं, जो भी नाइट्रोजन है ना उसको जब हम H2SO4 के साथ हीटअप करते हैं तो कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2O में, सल्फर SO2 में, और जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन जितनी भी है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके लिए यहाँ पर कुछ मर्करी की ड्रॉप भी दे रखी है, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी दे रखा है, K2SO4, कॉपर सल्फेट। ये थोड़ा सा आइडिया रखो कि हाँ क्या क्या मिक्स कर रहे हैं। इन सबको मिक्स करते हैं और जो फ्लास्क होता है, अब की बार यहाँ पर कौन सा फ्लास्क है, जेल्डाल फ्लास्क। डेफिनेटली किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम होगा जिनके नाम पर ये फ्लास्क है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट या मर्करी जो है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। और while K2SO4 raises the boiling point of H2SO4, K2SO4 डालने से H2SO4 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ताकि वो वेपराइज ना हो और अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम सल्फेट की फिर हम NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया यहाँ से इवोल्व होती है। अब यहाँ से आपको मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट यही गिवन होगा कि अमोनिया इवोल्व हुई। अब सीधी सी बात है, ये जो अमोनिया है इसमें जितनी भी नाइट्रोजन है वो कहाँ से आई है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है। अब हमें ये देखना है कि अमोनिया के कितने मोल्स है, क्योंकि जितने मोल्स अमोनिया के होंगे उतने ही मोल्स नाइट्रोजन के भी होंगे, नाइट्रोजन का मास आ जाएगा, उससे हम नाइट्रोजन का क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। अब इसके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब इसके लिए क्वेश्चन में गिवन होगा वो लैंग्वेज जो भी होगी कि हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। अगर मुझे H2SO4 के मोल्स पता है तो उससे मैं अमोनिया के मोल्स पता कर सकता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। वो अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। हाँ, यहाँ एक दो चीज़ें और लिखी हुई है, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो। यानी अगर नाइट्रोजन नाइट्रो की फॉर्म में हुई या एचओ फॉर्म में हुई तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और साथ में नाइट्रोजन अगर रिंग में हुई जैसे पिरीडीन में होती है तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट ही नहीं होती।
तो राइट नाउ ये क्यों नहीं होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना कि हाँ, इन केसेस में ये वाला मेथड यूज़ नहीं हो सकता है, बाकी के लिए आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ये कुछ थ्योरी थोड़ी-सी याद रखना, क्या-क्या मिक्स कर रहे हैं, K2SO4, कॉपर सल्फेट, मरकरी, कॉपर सल्फेट, मरकरी क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह। K2SO4 का क्या काम है कि वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा है, या आप लिक्विड सॉल्यूशन से समझ सकते हो। K2SO4 डालेंगे तो सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अमोनिया जितनी नाइट्रोजन जितनी भी है वो किस में कन्वर्ट होगी, अमोनियम सल्फेट में। फिर हमने उसमें NaOH जब मिलाया तो जो अमोनियम सल्फेट था उससे अमोनिया इवोल्व हो गई और उसको हमने अलग कर लिया। अब क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड, यानी क्या क्या किया वो अब आपको पता चल गया। और अमोनिया इवोल्व, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको हमने क्या किया, H2SO4 में डाल दिया। अब ये जो H2SO4 है ना वो एक्सेस में है, तो रेजिडुअल एसिड जो है उसकी हमने फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाई और इतना NaOH कंज्यूम हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये H2SO4 अमोनिया के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और NaOH के साथ भी कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर इक्वलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू इक्वलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। देखो इन दोनों का एन फैक्टर तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बट इसका एन फैक्टर कितना है, 2। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। 50 इंटू 0.5 यानी 1/2 इंटू इसका एन फैक्टर 2, ये इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हो गए, इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एन अमोनिया प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। NaOH के पता है 60 इंटू 1/2, तो ये हो गए 30, ये 2 भी कैंसिल, ये यहाँ पर आ गया 30। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया कितने हो गए, 20। अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट्स 20, तो मिली मोल्स भी 20 है क्योंकि अमोनिया का एन फैक्टर तो 1 ही है। तो अमोनिया के मोल्स कितने हो गए, 20/1000 मोल्स। ये अमोनिया के मोल्स आ गए, इतने ही मोल्स किसके होंगे, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का मास के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 14। इतने ग्राम नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, 0.5 ग्राम कंपाउंड से, इंटू 100 परसेंटेज निकाल लो। आई थिंक ये परसेंटेज किसके बराबर आ रहा है, 56 के बराबर, राइट। तो ये मेथड हो गया कौन सा, जेल डाउन मेथड। अच्छी तरह से देख लीजिए, इन सब पर जो क्वेश्चन आए हुए ना वो मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ये केरियस मेथड, डुमास मेथड, जेल्डाल मेथड, ये तीनों पर एक एक क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे नहीं दिए हैं। यहाँ पर आप केरियस मेथड भी देख सकते हो, फॉस्फोरस वाला भी केस देख सकते हो कि phosphoric acid produced on oxidation of phosphorus present in organic compound is precipitated as Mg2P2O7 by adding magnesium mixture। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो पता होना चाहिए। ये डुमास मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है, जैसे एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, यानी वही वेपर प्रेशर दे रखा है 758 दे रखा है, तो वो माइनस करना होगा। इन सब में कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये जेल्डाल मेथड पर क्वेश्चन है, राइट। हाँ, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हो गया जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको जब हीटअप किया गया तो उससे इतनी CO2 और इतनी H2O आई, तो बताइए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, या परसेंटेज क्या होंगे, मतलब कार्बन का या हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज भी पूछा जा सकता है और फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसे निकलेगा, कार्बन का निकल गया मास, हाइड्रोजन का मास निकल गया, तो बचा हुआ मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। यही है। तो अब यहाँ पर आप देखो कंपाउंड टोटल कितना यूज किया आपने, 1.80 ग्राम, उसमें से CO2 कितनी है, 2.64। अब CO2 के मोल्स के लिए डिवाइड बाय 44 इंटू CO2 का मास करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 12। आई थिंक डेटा अगर हम देखें यहाँ पर, कैलकुलेशन आपको थोड़ी कर देखनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से आसानी लग रही है, करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। 0.06 इंटू 12, तो 0.72 ग्राम,
यानी कार्बन का कितना मास आ गया 7.2। हाइड्रोजन के लिए कैसे करोगे, तो 1.08 डिवाइडेड बाय 18 इंटू हाइड्रोजन 2, तो ये कितना हो जाता है 0.06, ये आएगा यानी राइट, इंटू यानी 0.12 ग्राम। इन दोनों का मास मिला के कितना हो गया 0.84। कितने ग्राम में से, 1.80 ग्राम में से। तो 1.80 ग्राम में से इन दोनों का मास आ रहा है, तो बचा हुआ मास किसका होगा, ऑक्सीजन का। यानी ऑक्सीजन कितने ग्राम आ गई 0.96 ग्राम। कितने ग्राम में, 1.80 ग्राम में। आप परसेंटेज निकाल सकते हो। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, या दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ 90-50% होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा यानी 53% के आसपास। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कार्बन के कितने मोल्स हमें दिख रहे थे, देखा जाए तो 0.06 मोल्स। हाइड्रोजन के देखे जाए तो H2O के 0.06 मोल्स है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 0.12 मोल्स। ऑक्सीजन कितनी आई 0.96, यानी डिवाइडेड बाय 16, तो इसके भी 0.06, यानी देखा जाए तो ये 6 ग्राम, ये 12 ग्राम, सॉरी इसके 6 मोल्स, इसके 12 मोल्स, तो इसके 6 मोल, यानी इसका 1 तो इसका 2 और इसका 1। अगर क्वेश्चन आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो C1H2O1, ये इसका क्या हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन भी रेगुलरली आ रहे हैं कि हाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो, या परसेंटेज कार्बन का क्या होगा, या परसेंटेज हाइड्रोजन का क्या होगा, वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम क्वेश्चन वापस से, 750 ग्राम कंपाउंड है, यहाँ पर CO2 का मास दे रखा है, H2O का दे रखा है, तो कार्बन का तो इन्होंने परसेंटेज दे दिया, हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो जो आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। तो परसेंटेज यील्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपको भी पता है परसेंटेज यील्ड क्या होती है, कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि यार एक सब्सटेंस इतना बनना चाहिए, लेकिन वो उतना बनता नहीं है। मान लो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आधा ही बना, तो यील्ड कितनी हो गई 50%। 1/4 बना तो यील्ड कितनी हो गई 25%। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यील्ड तो दे रखी है, पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड कितने ग्राम हमने यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, यानी ये कुछ इस तरह का इसका फॉर्मूला होगा, OH, राइट। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 74। उसको जब हमने हीटअप किया तो C3H4O, वो कितना बन गया हमारे पास 7.8 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है 56, राइट। कार्बन यहाँ पे भी 3 है, कार्बन यहाँ पर भी 3 है, तो ठीक है, कह सकते हो कि कुछ H2O यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ पर 6 यानी 6 है यहाँ पर, तो H2O इसको हीटअप करने पर क्या बन गया C3H4O प्लस H2। अब देखा जाए तो इसके कितने मोल्स हैं, उतने ही मोल्स आइडियली इसके भी होंगे। तो अगर हम चेक करें 7.8 ग्राम, इसके मोल्स कितने होंगे 56, ठीक है। इसके इतने मोल्स, अगर यील्ड 100% होती तो इसके भी इतने ही मोल्स होते। रिवर्स में जा रहा हूँ मैं थोड़ा, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, मान लो हमने ये कितने ग्राम यूज़ किया x ग्राम, ऐसे कर लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि रिवर्स में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ C3H6O2, ठीक है। ये इससे क्या बन रहा है C3H4O प्लस H2। मान लो इसके हमने x ग्राम यूज़ किए, इसके मोल्स कितने हो गए 74, इसके भी उतने ही मोल्स प्रोड्यूस होंगे अगर यील्ड 100% होगी तो। लेकिन राइट नाउ यील्ड कितनी दे रखी है 64%, तो 64/100 इतने मोल्स इसके प्रोड्यूस होंगे। इसका मास कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 56 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 7.8। यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं।
राइट? तो हो सकता है अगर आपको ये मास दे रखा होता तो पूछ लिया जाता कि बताओ यील्ड कितनी होगी, तो वो हम यील्ड भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन को रीअरेंज करने वाली बात है कि कौन-सा डेटा दे रखा है, कौन-सा हमें निकालना है, तो यील्ड भी निकाली जा सकती है या हमें इसका मास दे रखा होता है, यानी बेसिकली यहाँ 3 वेरिएबल है देखो, एक तो ये एक्स, दूसरा ये यील्ड और तीसरा है प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा। इन तीनों में से अगर हमें 2 दे रखा है, कोई भी 2 दे रखे हैं तो हम तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी रेगुलरली पूछे गए हैं। परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड मान के चलो कि अगर 10 पेपर हो रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आएँगे। देन हाँ, फाइनली बात करें तो मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन इनके कन्वर्जन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये कन्वर्जन्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मोलरिटी को मोललिटी, मोललिटी में, मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। और ये केवल इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन में भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, आयनिक में भी थोड़ी बहुत कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बट लिक्विड सॉल्यूशन में ज़्यादा पड़ती है। तो मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और पीपीएम, इन सब में इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी मान के चलो 10 पेपर होते हैं तो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन इन पर डेफ़िनेटली आएँगे ही आएँगे इस पर्टिकुलर पोर्शन पर, जिसमें आपको आपस में इन पर इंटर कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलरली बनते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्वेश्चन इसी पर है, मोलरिटी, मोललिटी वाले पर। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम आएगा, एक आइडिया लग गया। अगर ये करके जाते हो तो मेरे हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। आप एक बार किसी भी पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे 2021 के करिए, चाहे 2022 को करिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू।